हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिनी। मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको लिवर कैंसर के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एनाटॉमी का स्केलेटल सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर ही रही थी कि उसके अभी बहुत सारे पार्ट जो हैं वो अभी बचे हुए हैं, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम ना अपना बहुत लेंदी है। अगर हम डीपली पढ़ना चाहें, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के बेस पर पढ़ना चाहें, तो हमें बहुत डीप नॉलेज चाहिए होता है। और अगर हम इतना पढ़ने लग जाएंगे तो वो 20 मिनट्स के वीडियो में या 22 मिनट्स के वीडियो में कवर हो पाना इम्पॉसिबल है। और अगर हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बनाते हैं, तो वो शायद लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इसलिए मैंने अभी उस चीज़ को अभी होल्ड किया हुआ है। फिर मेरे लीवर कैंसर के जो मेरी क्लासेस थी ना, उसमें किसी ने कमेंट किया था कि मैं उसको लंग्स कैंसर पे एक वीडियो अपलोड करूं। तो बस उसी डिमांड पे मेरा आज का टॉपिक होता है लंग्स कैंसर। बाकी जो बोन का है वो मैं काफ़ी अभी कुछ टाइम बाद, इसके बाद लंग्स कैंसर के बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी, उसको समझा दूँगी। तो आज हम पढ़ेंगे लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर क्या है, कैसे होता है, सिम्टम क्या है, मैनेजमेंट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें आज हम लंग्स कैंसर के टॉपिक में देखने वाले हैं। तो लेट्स सी, हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर ये, अगर हमसे ऐसा पूछा जाता है कभी कि वर्ल्ड वाइड किलर कौन सा कैंसर है, वर्ल्ड वाइड किलर कौन सा कैंसर है, तो वहाँ पे हमें लिखना है लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर एक ऐसा डिजीज़ है, लंग्स कैंसर एक इस टाइप का कैंसर है जो कि बहुत ही जल्दी बॉडी में मेटास्टेसिस करता है और डेथ कॉज करता है। ठीक है, ये मैन और वुमेन दोनों को एक तरीके से अफेक्ट करता है। वैसे कुछ इसके हैबिट्स मेल में ऐसे होते हैं कि वो उस हैबिट में ज़्यादा ही इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए मैन को होता है ज़्यादातर, मोस्टली। बट ये वुमेन में भी नॉर्मल तरीके से ही, मैन और वुमेन दोनों में नॉर्मल तरीके से ही मेटास्टेसिस होता है और डेथ कॉज करता है। लंग्स इज़ द मोस्ट कॉमन टारगेट ऑर्गन फॉर मेटास्टेसिस। अपना जैसे हमने मैंने आपको बताया था कि अपना जो कैंसर होता है वो 2 टाइप का होता है, मैलिग्नेंट होता है और बेनाइन होता है। मैलिग्नेंट बताया था कि वो ज़्यादा ही मेटास्टेसिस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं, वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं कंपेयर टू बेनाइन ट्यूमर। तो जैसा इसमें भी वही है कि लंग्स क्या है, जो मेटास्टेसिस का, अपना मेटास्टेसिस जो ग्रोथ करता है, जो बहुत तेज़ी से फैलता है, उसका मोस्ट टारगेट ऑर्गन होता है लंग्स। ठीक है, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा जल्दी से फैलता है लंग्स में, क्योंकि इसमें मेटास्टेसिस बहुत फास्ट होते हैं बाकी ऑर्गन्स के कंपेयर में। लंग्स कैंसर इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द ब्रोंकाई एंड पेरिफेरल लंग्स टिश्यू। ये लंग्स कैंसर में मेटास्टेसिस कौन से पार्ट में होता है, तो ब्रोंकाई में होता है और पेरिफेरल टिश्यू में होता है। ये लंग्स कैंसर के कॉजेज़ क्या क्या हैं, लंग्स कैंसर कैसे होता है। लंग्स कैंसर के कॉजेज़ ये हैं। मोस्ट कॉमन कॉज लंग्स कैंसर इज़ इनहेल कार्सिनोजेंस, मोस्ट ऑफ्टन सिगरेट स्मोक। जी, सिगरेट स्मोक एक ऐसा एजेंट है जो जितना ज़्यादा सिगरेट स्मोक लेगा या कोई भी ऐसा कार्सिनोजेंस एजेंट को इनहेल करेगा, उसके फॉग को इनहेल करेगा, वो उतने ज़्यादा कॉजेज़ के करीब होता है उसका कैंसर, लंग्स कैंसर होने के। 80% से ज़्यादा 80% से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है लंग्स कैंसर। तो उसका मेन कॉजेज़ होता है सिगरेट स्मोक। सिगरेट जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उनमें लंग्स कैंसर देखने को मिलता है। और ये 2 टाइप का हो सकता है, जैसे ये पैसिव पैसिव स्मोकर एक तो होते हैं पैसिव स्मोकर, और एक होते हैं एक्टिव स्मोकर। ये एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर क्या है? पैसिव स्मोकर वो है जो किसी ऐसे पर्सन के साथ रहता है जो बहुत ज़्यादा सिगरेट, बीड़ी सिगरेट, हुक्का ये सब इनहेल कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो इनहेल तो कोई और कर रहा है, स्मोकिंग कोई और कर रहा है, लेकिन उसका जो फॉग है, उसका जो धुआं है, वो उसी रूम में निकल रहा है, और वो कोई और जो दूसरा पर्सन है, वो फीमेल मेल बच्चा या उसका फ्रेंड कोई भी हो सकता है, वो उसे इनहेल करता है। तो एक्टिव स्मोकर जो है जो पी रहा है, और पैसिव स्मोकर वो है जो उसके धुएं को इनहेल कर रहा है। तो इसमें दोनों ही एक समान तरीके से अफेक्टेड होते हैं, पैसिव स्मोकर भी और एक्टिव स्मोकर भी। तो इसीलिए हमें एक्टिव स्मोकर भी नहीं बनना है और ना ही हमें पैसिव स्मोकर बनना है। अगर कोई हमारे आसपास जो स्मोक कर रहा होता है,
जो बहुत ज़्यादा धुआँ ऐसे करके रखता है अपने आसपास कि उसके पास जब जाओ तो हमें भी वो धुआँ इन्हेल करना पड़ रहा है, तो हमें ऐसे पर्सन से दूर होना चाहिए, क्योंकि वो खुद के लिए तो हानिकारक है ही, वो खुद के लिए तो नुकसान पहुँचा ही रहा है, साथ में जो उसके आसपास के लोग हैं ना, वो ये उनको भी नुकसान पहुँचा रहा है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पैसिव स्मोकर एंड एक्टिव स्मोकर। अब उसी तरीके से इसका दूसरा नाम भी होता है डायरेक्ट स्मोकर एंड इनडायरेक्ट स्मोकर। डायरेक्ट स्मोकर वो है जो सिगरेट पी रहा है, और इनडायरेक्ट स्मोकर वो है जो उसके धुएँ को इन्हेल कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला कॉजेज़, सबसे बड़ा कॉजेज़ है सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, ये पैसिव और एक्टिव स्मोकर दोनों के लिए समान तरीके से होता है। एंड हमारा दूसरा कॉजेज़ क्या है लंग्स कैंसर का? हमारा दूसरा कॉजेज़ ये है कि अदर कार्सिनोजेंस इंक्लूड रेडॉन गैस एंड ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल एजेंट। जी हाँ, अब हम जानते हैं ये ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल एजेंट्स कैसे हैं और ये रेडॉन गैस कैसे। कुछ ऐसे व्यवसाय में काम करते हैं कुछ ऐसे पर्सन कि उनको रेगुलर एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहना पड़ रहा है जो बहुत ही पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, ऑक्यूपेशनल है उनका, वो व्यवसाय है, उनको वहाँ रहना ही है, उनको वहाँ काम करना ही है, और वो कंटिन्यू रेडॉन गैस, जैसे हमारा ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, वैसे एक रेडॉन गैस भी होता है जो फैक्ट्रीज़ और पोल्यूटेड एरिया में रेडॉन गैस पाया जाता है। ज़्यादातर ये कंपनीज़ के वो प्रोडक्शन कंपनीज़ जो होती हैं वहाँ पे ये रेडॉन गैस सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड करता है आसपास के एरियाज़ को। तो जो ऐसे ऑक्यूपेशनल में है जो रेडॉन गैस को इन्हेल कर रहे हैं या पोल्यूटेड एरिया में है वो गैस को इन्हेल कर रहे हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है उनके लंग्स कैंसर होने का, लंग्स में कैंसर अफेक्टेड करने का। अब हम अपना तीसरा कॉजेज़ ये पढ़ते हैं कि तीसरा कॉजेज़ क्या है लंग्स कैंसर होने का? तो तीसरा कॉजेज़ होता है जेनेटिक। जी हाँ, जेनेटिक भी अफेक्ट करता है, जैसे किसी के मदर या फादर में कोई लंग्स कैंसर 45 या 50 एज के बाद अफेक्टेड हुआ है, तो उसके में भी चांसेस हो जाते हैं 50% चांसेस कि वो भी आगे जाके लंग्स कैंसर से सफ़र कर सकता है पेशेंट। ठीक है, तो हमने इसमें कॉजेज़ देख लिए हमारे 3 कॉजेज़। एक तो है एक्टिव स्मोकर, पैसिव स्मोकर, सिगरेट स्मोकिंग का। दूसरा होता है कोई ऑक्यूपेशनल या रेडॉन गैस इन्हेल कर रहा है, ऐसे ऑक्यूपेशनल में है जहाँ रेडॉन गैस उसे इन्हेल करना पड़ रहा है, ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे उसे बहुत पोल्यूशन में रहना पड़ रहा है। एंड हमारा थर्ड कॉजेज़ है जेनेटिक। तो अब हम देखते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन क्या है, कैंसर कितने टाइप के होते हैं। एक्चुअली कैंसर हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है स्मॉल सेल लंग्स कैंसर और एक होता है नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर। इसे शॉर्ट में SCLC के नाम से भी जानते हैं। ये स्मॉल सेल लंग्स कैंसर क्या है? स्मॉल सेल लंग्स कैंसर, जैसा कि इसके नाम से लिखा है कि ये लंग्स के छोटे छोटे सेल्स और टिश्यू को अफेक्ट करता है, या ऐसे ट्यूमर या ऐसे कैंसर जो सेल के छोटे छोटे सेल्स और टिश्यू में पाए जाते हैं, उन्हें हम उस टाइप के कैंसर्स को हम बोलते हैं स्मॉल सेल लंग्स कैंसर। ओके, और दूसरा होता है नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर। दूसरा है जो नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर, ये भी नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो बड़े बड़े सेल्स और टिश्यू होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। लंग्स का ऐसा पार्ट जहाँ पे बड़े सेल्स और टिश्यूज़ पाए जाते हैं, वहाँ जो अफेक्ट कर रहा है कैंसर, उस टाइप के कैंसर को बोलते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं, स्मॉल सेल लंग्स कैंसर के होते हैं या नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर के होते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन लंग्स कैंसर कौन सा कैंसर देखने को मिलता है, ये हम बात करते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन लंग्स कैंसर नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर होते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 85% ट्यूमर में देखने को मिलता है। जो भी पर्सन लंग्स कैंसर से सफ़र कर रहा है, 85% चांसेस उसमें होता है ऐसे पर्सन में कि नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर उस पेशेंट को है। ठीक है, बाकी के जो 15% लंग्स कैंसर होते हैं ना, जो कि रेयर किसी किसी में पाया जाता है, वो जो 15% लंग्स कैंसर से अफेक्टेड होते हैं वो होते हैं स्मॉल लंग्स कैंसर देखने को मिलता है। बाकी मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली सबसे ज़्यादा अगर कोई अफेक्टेड होता है तो वो होता है नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 85% पीपल में स्मॉल लंग्स कार्सिनोमा पाया जाता है,
और अगर इस नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा में हम सब डिवीज़न देखें तो इसमें भी हमें 4 तरह की सब डिवीज़न देखने को मिलती हैं नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा में। सबसे पहला सब डिवीज़न होता है स्क्वैमस सेल। स्क्वैमस सेल जो अफेक्ट करता है जिन पर्सन में वो होता है 20% पर्सन में स्मॉल सेल अफेक्ट करता है कैंसर के उसमें, एंड लार्ज सेल 5%, एंड एडिनोकार्सिनोमा। मैं आपको बता दूं एडिनोकार्सिनोमा क्या होता है। ये एडिनोकार्सिनोमा होता है ग्लैंडुलर टिश्यू में कोई भी अगर कैंसर या ट्यूमर प्रेजेंट होता है तो उसे हम एक टर्म देते हैं, मेडिकल टर्म, उसे हम बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा। और अगर कोई भी बोन हमारा ट्यूमर या कैंसर से अफेक्टेड होता है तो उसे हम टर्म देते हैं सार्कोमा। और अगर एपिथेलियल टिश्यू का कोई भी कैंसर या ट्यूमर प्रेजेंट मिलता है हमें तो उसे हम टर्म देते हैं कार्सिनोमा। ठीक है, तो हमने 3 टर्म आज कैंसर के उसमें डिस्कस कर लिया। एडिनोकार्सिनोमा ग्लैंडुलर टिश्यू अफेक्टेड करता है, सार्कोमा बोन को अफेक्ट करता है, कैंसर, एंड ये एपिथेलियल टिश्यू को अफेक्ट किया है तो कार्सिनोमा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि नॉन सेल कार्सिनोमा में सब डिवीज़न में भी 4 प्रकार के सेल्स होते हैं जो अफेक्टेड होते हैं। स्क्वैमस सेल में 20%, लार्ज सेल में 5%, एडिनोकार्सिनोमा में 38%, एंड अदर विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड वो होते हैं 18%, एंड अदर सेल्स जिनको हम नहीं बता सकते कि वो कौन से सेल हैं उसमें होते हैं 6% जो अदर सेल्स में लंग्स कैंसर स्प्रेड कर जाते हैं। कभी भी अगर लंग्स कैंसर किसी भी पर्सन को लंग्स कैंसर अफेक्टेड है तो ये मोस्ट कॉमन कैंसर इज प्रेजेंट इन लंग्स कैंसर, नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर। ओके, नॉन स्मॉल सेल कैंसर, नॉन स्मॉल लंग्स कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर इज प्रेजेंट इन लंग्स कैंसर। अब हम पढ़ते हैं क्लिनिकल सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है। तो इसके लंग्स कैंसर जो है उसके क्लिनिकल सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम होता है लंग्स कैंसर का उसका होता है कफ। कफ देखने को मिलता है। कफ क्या है कि ये क्रॉनिक कफ होता है, जैसे पहले पेशेंट के अंदर कफ है, वह सडनली चेंज हो गई हो। ऐसे अगर कोई ऐसा पर्सन जो फील करता है कि उसे पहले से कफ था बट अब वो कफ क्या है कि चेंज हो चुका है, तो उस पहले जैसे ड्राई कफ होता था अब उसके कफ में स्पुटम भी प्रेजेंट होने लगा है, तो ये चेंजेस है। तो इसे हम इस सिम्टम को हम वार्निंग साइन भी बोलते हैं। कफ अगर प्रेजेंट है तो इसे लंग्स का वार्निंग साइन भी कहते हैं। याद रखना ये चीज़, हमें आगे कभी एमसीक्यू में पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए। तो ये चीज़ कि लंग्स कैंसर का अगर सिम्टम हमें देखा जाए पूछा जाए अगर पेशेंट से तो इसकी स्टार्टिंग में ड्राई कफ होता है एंड बाद में इसमें स्पुटम का प्रोडक्शन होने लगता है। ओके, कफ के बाद अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सिम्टम पे, वो है डिस्निया। डिस्निया क्या है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। अगर पेशेंट को लंग्स कैंसर है तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम, कफ एंड डिस्निया। ओके, डिस्निया है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। और थर्ड सिम्टम होता है प्लूरल इन्फ्यूज़न या न्यूमोनिया। प्लूरल इन्फ्यूज़न या न्यूमोनिया कह सकते हैं। ये सिम्टम लंग्स कैंसर के किसी भी डिजीज़ में देखने को मिल सकता है, ना कि केवल लंग्स कैंसर में। ठीक है, न्यूमोनिया या प्लूरल इन्फ्यूज़न जो है वो लंग्स के किसी भी डिजीज़ में देखने को मिल सकता है, पर ये क्या है कि लंग्स कैंसर में भी देखने को मिलता है। प्लूरल कैविटी में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होना कहलाता है प्लूरल इन्फ्यूज़न। जो हमारे लंग्स के आसपास जो फ्लूइड भरा होता है ना, वो प्लूरल कैविटी में अगर उनका अक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं न्यूमोनिया या प्लूरल इन्फ्यूज़न। अब हमारा जो नेक्स्ट सिम्टम है लंग्स कैंसर का वो है चेस्ट एंड शोल्डर पेन। हाँ, ऑफ कोर्स चेस्ट एंड शोल्डर पेन होगा पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट के लंग्स में ट्यूमर बन रहा है। पेशेंट को जब ट्यूमर उसका बड़ा होगा, ट्यूमर बनेगा, तो वो पेन को भी कॉज करेगा। एंड चेस्ट टाइटनेस एंड हॉर्सनेस साउंड। चेस्ट टाइटनेस, उसका चेस्ट भी उसको बहुत टाइट फील होगा अगर उसके लंग्स में
कैंसर बन रहा है तो। और हॉर्सनेस साउंड, हॉर्सनेस साउंड क्या होता है, अगर पेशेंट सांस लेगा ना तो उसके चेस्ट उसके साउंड लंग्स से एक साउंड आएगा जो हॉर्सनेस घरघराहट की आवाज़ आएगी, तो इसे हम कहते हैं हॉर्सनेस साउंड। ठीक है, अब हम आते हैं इसके डायग्नोस्टिक एंड इवेलुएशन में। डायग्नोस्टिक एंड इवेलुएशन क्या क्या है, तो सबसे पहले लंग्स का कोई भी डिजीज़ देखने को मिले, अगर कोई भी सिम्टम्स ऐसे नज़र आते हैं तो हमें सबसे पहले पेशेंट को सजेस्ट करना है कि वो चेस्ट एक्सरे करवाए। चेस्ट एक्सरे से ये फाइंड आउट हो सकता है कुछ हद तक कि पेशेंट लंग्स कैंसर से सफ़र कर रहा है, या फिर उसको न्यूमोनिया है, या फिर चेस्ट में इन्फेक्शन है। जो भी चीज़ें हैं वो चेस्ट एक्सरे से क्लियर हो जाती हैं। एंड फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकियोस्कोपी, फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकियोस्कोपी में भी एक उसकी अपनी ब्रोंकाई जो होती हैं उसकी ब्रोंकोस्कोपी की जाती है, और इसमें भी वो भी काफ़ी हद तक ये डायग्नोस क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है। एंड थर्ड हमारा डायग्नोस्टिक होता है ट्रांसथोरेसिक फाइन नीडल एस्पिरेशन। ट्रांसथोरेसिक फाइन नीडल एस्पिरेशन, इसमें क्या है, ट्रांसथोरेसिक मतलब अपने थोरेसिक सिस्टम का जो अपना थोरेसिक पार्ट जो है उसका ट्रांसथोरेसिक फाइन नीडल एस्पिरेशन। इसमें एक नीडल से जो भी चीज़ें, जो भी फ्लूइड या म्यूकस उसमें प्रेजेंट है उसे एस्पिरेट करते हैं नीडल से, और फिर उसकी जांच की जाती है। उसको चेक किया जाता है कि पेशेंट को किस चीज़ का इन्फेक्शन है, या पेशेंट में कौन से सेल या टिश्यू में कौन से कैंसरस सेल है या क्या है। तो इस टेस्ट को, इस जांच को हम बोलते हैं ट्रांसथोरेसिक फाइन नीडल एस्पिरेशन। एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, यस, ये भी है। एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड जैसे सारे बॉडी पार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू, तो उसी तरीके से होता है एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड। एंड लास्ट जो हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है बायोप्सी। बायोप्सी की जैसा मैंने पहले भी आपको लीवर कैंसर के टॉपिक में समझा दिया था कि बायोप्सी ये होता है जैसे किसी भी जिस पार्ट में ट्यूमर या कैंसर हो रखा है उसके पार्ट को कट करके उसका एक सैंपल रखते हैं बायोप्सी के लिए, और उसकी जांच की जाती है कि उसमें कैंसरस सेल टिश्यू ग्रोथ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इस टेस्ट को हम बोलते हैं बायोप्सी, और ये सबसे लास्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। इससे पता चल जाता है कि पेशेंट को ट्यूमर है। एंड अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट में हमने उसमें भी देखा, लीवर कैंसर में भी देखा कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जो है ये उसके मैनेजमेंट में काम आते हैं। कीमोथेरेपी में कीमो ड्रग्स चलाई जाती हैं जो कि लंग्स के टिश्यू और सेल्स के ग्रोथ को, मेटास्टेसिस को रोकता है। रेडिएशन थेरेपी, एक्सटर्नल रेडिएशन दिए जाते हैं लंग्स में जो उसके सेल्स एंड टिश्यूज़ को के ग्रोथ को रोकता है, डीएनए रेप्लिकेशंस को तोड़ता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने एक चीज़ पढ़ा था लीवर कैंसर में भी, लोबेक्टमी। तो उसी तरीके से हमारे लंग्स कैंसर में भी सर्जरी परफॉर्म की जाती है, लोबेक्टमी सर्जरी। लोबेक्टमी सर्जरी क्या है, लंग्स के, हमारे राइट लंग्स के 3 लोब होते हैं और हमारे लेफ्ट लंग्स के 2 लोब होते हैं। कोई भी ऐसा लोब लंग्स का जो अफेक्टेड है, कैंसरस सेल से अफेक्टेड है, ट्यूमर से अफेक्टेड है, तो उस लोब को कट करके रिमूव कर देना कहलाता है लोबेक्टमी सर्जरी। ठीक है, और सेकंड सर्जरी परफॉर्म की जाती है बाइलोबैक्टमी। बाइलोबैक्टमी में ये होता है जैसे लंग्स के, हमारे राइट लंग्स के 3 लोब और लेफ्ट लंग्स के 2 लोब, अगर कोई भी 2 लोब अफेक्टेड है, अगर 2 लोब को एक साथ रिमूव किया जाता है तो वैसे सर्जरी को हम बोलते हैं बाइलोबैक्टमी। एंड थर्ड सर्जरी परफॉर्म की जाती है स्लीव रिसेक्शन। स्लीव रिसेक्शन क्या है, ये जैसे स्लीव रिसेक्शन में पहले तो हम अगर कोई लोब कट कर रहे हैं लोबेक्टमी में जैसा, पर स्लीव रिसेक्शन में क्या है कि हम लोब के साथ साथ हमें ब्रोंकियस के कुछ पार्ट को भी रिमूव करना पड़ता है। डॉक्टर जो होते हैं अपने सर्जरी के वक्त वो क्या करते हैं कि लोब के साथ साथ ब्रोंकियस का भी कुछ पार्ट, ब्रोंकाइल का भी कुछ पार्ट रिमूव कर देते हैं। उस सर्जरी को हम नाम देते हैं स्लीव रिसेक्शन सर्जरी। एंड हमारी चौथी सर्जरी परफॉर्म की जाती है सिगमेंटोमी। सिगमेंटोमी में ये होता है कि एक कोई सिगमेंट जो कि ट्रांसवर्स, जैसे लंग्स का लोब कट किया या स्लीव रिसेक्शन किया, बाइलोबैक्टमी किया, पर
टमी में हम करते हैं कि एक सेगमेंट को रिमूव करते हैं। इसमें लंग्स के कोई एक सेगमेंट को कट करके हटाया जाता है, इसे हम कहते हैं सेगमेंटमी। वेज रिसेक्शन, वेज रिजेक्शन क्या है? वेज रिसेक्शन क्या, एक जैसे कोई ट्यूमर फॉर्म है, वो बिल्कुल मटर के साइज शेप के जितना है, तो उसको हम रिमूव कर दिए, तो ऐसी सर्जरी अगर परफॉर्म की जाती है तो उसे बोलते हैं वेज सर्जरी, WEDGE, वेज सर्जरी। चेस्ट वॉल रिसेक्शन, चेस्ट वॉल रिसेक्शन में क्या करते हैं, इसके अंदर विथ रिमूवल ऑफ कैंसरस लंग्स टिश्यू फॉर कैंसर दैट हैव इन्वॉल्व द चेस्ट वॉल। ऐसा कोई कैंसर जो कि लंग्स में तो कैंसर है ही, प्लस वो चेस्ट वॉल को भी अफेक्ट कर चुका है, और अगर हम लंग्स के किसी एक पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें चेस्ट वॉल को भी रिमूव करना पड़ रहा है, तो ऐसी सर्जरी जब परफॉर्म की जाती है तो उसको हम कहते हैं चेस्ट वॉल रिसेक्शन। एक्चुअली सारे जो भी सर्जरी है ना, वो सर्जरी का हमें नाम पता होना चाहिए, बिकॉज़ कभी हॉस्पिटल के वक्त या जब भी हम कभी पोस्टिंग पे हों अपने, और वहाँ पे कोई ऐसी सर्जरी का नाम हमें पेशेंट के फाइल में लिखा हुआ मिल जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि उस पेशेंट की अगर कोई भी है स्लीव रिसेक्शन, तो हमें पता होना चाहिए कि स्लीव रिसेक्शन में पेशेंट का लंग्स तो अफेक्टेड लंग्स तो रिमूव हुआ ही है, साथ में उसके ब्रोंकियस पार्ट भी रिमूव किए गए हैं। बाइलोबैक्टमी में अगर हम देख लिए कि बाइलोबैक्टमी सर्जरी लिखी हुई है, तो हमें पता होना चाहिए कि बाइलोबैक्टमी में मतलब पेशेंट के दो लंग्स के दो लोब को रिमूव किया गया है। तो हमें एज ए नॉलेज ये सारी सर्जरी का नाम पता होना चाहिए। एंड सबसे लास्ट हमारा जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है वो होता है न्यूमोनेक्टमी। न्यूमोनेक्टमी ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंटायर लंग्स इज़ रिमूव्ड, हमारे पूरे लंग्स को रिमूव करना कहलाता है न्यूमोनेक्टमी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट में। मेडिकल मैनेजमेंट जैसा कि था, कीमोथेरेपी में कीमो ड्रग्स दी जाती हैं, रेडिएशन थेरेपी दी जाती हैं। सर्जरीज़ में हमने पढ़ लिया लोबैक्टमी, बाइलोबैक्टमी, स्लीव रिसेक्शन एंड सिगमेंटमी, वेज रिसेक्शन, चेस्ट वॉल रिसेक्शन एंड न्यूमोनेक्टमी। तो अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है इसके। नर्सिंग मैनेजमेंट जैसे मॉनिटर वाइटल साइन, उसके वाइटल साइन को मॉनिटर करते रहना है। असेस कार्डियक एंड रिस्पिरेटरी स्टेटस, लंग साउंड प्रेजेंट है या नहीं है, रिस्पिरेटरी स्टेटस क्या है, पेशेंट रिस्पिरेशन कर पा रहा है या नहीं। मेंटेन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, अगर पेशेंट को उसके चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगे हैं उसके फ्लूइड को आउट करने के लिए, या फिर ऐसे जो न्यूमोनिया के केस में ऐसा होता है कि पेशेंट को ड्रेन प्रेजेंट कर दिया जाता है, उसको ड्रेन कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि थोरेसिक कैविटी या प्लूरल कैविटी में जो भी फ्लूइड है वो बाहर आ जाए। तो हमें वो ड्रेन चेक करना है, उसका इनपुट आउटपुट क्या आ रहा है, पेशेंट के कितने फ्लूइड अक्यूमुलेट थे वहाँ पे, वो बाहर आ रहे नहीं आ रहा है, उसका हमें एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब। डॉक्टर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए भी बोलता है, तो हमें देखना है कि पेशेंट को कितने लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, पेशेंट कितने लीटर ऑक्सीजन पे मेंटेन कर रहा है अपना 97-98 सेचुरेशन। और उसका पल्स ऑक्सीमीटर मोस्टली हमें देखते रहना है कि उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखना है कि उसका सेचुरेशन हमेशा 90 के एबव है या नहीं है। तो ये सारे हमने पढ़ लिए नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या क्या करना है और कौन कौन सी सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो अब हम एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा। लंग्स कैंसर पढ़ा, हमने ये बताया कि ये वर्ल्ड वाइड किलर लंग्स कैंसर होता है, और ये मोस्टली जो है मेल में ऐसा पाया जाता है, क्योंकि उनकी हैबिट जो होती है वो स्मोकिंग की और सारी ऑक्यूपेशनल रेडॉन गैस इनहेल का, तो इसलिए ये मोस्टली मेल में होता है, पर ये अफेक्टेड एक तरीके से करते हैं। और कॉजेज़ भी हमने देख लिया, इसके कॉजेज़ हैं सिगरेट स्मोकिंग एंड रेडॉन गैस इनहेल, ऑक्यूपेशनल, इन्वायरमेंटल एजेंट, जेनेटिक, और हमने इसमें क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया। लंग्स कैंसर 2 टाइप के होते हैं, स्मॉल सेल लंग्स कैंसर एंड लार्ज एंड नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर। नॉन स्मॉल सेल्स लंग्स कैंसर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, 85% नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा बॉडी में देखने को मिलता है जिनको लंग्स कैंसर प्रेजेंट है। अब इसके क्लिनिकल सिम्टम भी हमने देख लिया कि कफ होता है, और
डिस्निया होती है, प्लूरल इन्फ्यूज़न होता है, चेस्ट पेन होता है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट एंड हॉर्सनेस साउंड। डायग्नोस्टिक में भी हमने देख लिया, अगर ऐसे किसी पेशेंट को लंग्स कैंसर है तो हम उसे चेस्ट एक्सरे कराएंगे, फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकियोस्कोपी कराएंगे, ट्रांसथोरेसिक फाइन नीडल एस्पिरेशन कराएंगे, एंड्रोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड कराएंगे एंड लास्ट बायोप्सी कराएंगे। मैनेजमेंट में हमने देख लिया, उसको कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी देंगे। एंड सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने देख लिया लोबेक्टमी, बाइलोबेक्टमी, स्लीव रिसेक्शन, सिगमेंटमी, वेज रिसेक्शन, चेस्ट वॉल रिसेक्शन, न्यूमोनेक्टमी, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली और हमने इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में पढ़ लिया। तो हमने आज लंग्स कैंसर का टॉपिक कवर कर लिया। और अगर आपको नेक्स्ट टाइम कुछ अलग से कोई टॉपिक पढ़ना है या आप किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो जो आप चाहते हो कि मुझे वो लेक्चर सुनने को मिले, तो बेशक आप मुझे कमेंट करके बता देना। और मैं अब भी कहूँगी आपसे कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है और आपको बस थोड़ा टाइम देना है इस लेक्चर को सुनने के लिए, ईमेल्स को देखने और पढ़ने के लिए। बहुत 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 यूज़फुल रहने वाला है आपके लिए और इससे आपका नॉलेज सिर्फ़ और सिर्फ इम्प्रूव होगा, सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज गेन होगा और इससे ज़्यादा आपका कोई लॉस नहीं है इसमें, ओनली बेनिफिट्स होंगे इस चैनल को। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।